मैसेज था मेरे जो भी रहा होगा। आज सुबह प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई तो सुबह मुझे प्रार्थना में आने का वक्त इन्होंने दिया, लेकिन प्रार्थना में मैं नहीं पहुंच पाया, तो मैं किसी दूसरे 2-3 विद्यालय अभी कवर करके अभी मैंने देखा कि भाई अभी जो टाइम है वो सबसे उचित समय है और अभी मैं आपसे मिला जाऊं। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी तो वो होती है कि मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ वहाँ विद्यालय के मंदिर में जाता हूँ। बाकी मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा वहाँ बहुत ही कम जाता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया का यदि सबसे बड़ा कोई पवित्र मंदिर यदि माना जाता है तो वो है विद्या का मंदिर। इस मंदिर से बढ़ के कोई दुनिया का पवित्र मंदिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ एक कोरे कागज की तरह आते हैं और एक यहाँ से निखर कर एक इंसान बन के जाते हैं गुरुजनों के द्वारा। फिर इससे ज्यादा क्या यहाँ पवित्र मंदिर हो सकता है? यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा इस देश का सुनागरिक बनता है, एक इंसान बनता है और आगे जाकर इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए वो अपना प्राण है वो न्यौछावर कर देता है। इससे ज्यादा या पवित्र क्या मंदिर हो सकता है? और मैं कहता हूँ कि दुनिया के अंदर यदि कोई भगवान, अल्लाह, ईश्वर, यदि खुदा है तो आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो पवित्र दिल होता है वो पवित्र दिल कहीं भी मूर्तियों में, कहीं भी पत्थरों में, कहीं भी मंदिर में, कहीं भी मस्जिद और कहीं भी गिरजाघरों में नहीं मिलता है। फिर इससे ज्यादा तो क्या सौभाग्य हो सकता है? मैं करीबन पिछले 5 से 7 सालों के अंदर 700 से ज्यादा विद्यालयों में गया हूँ। पिछले 5-7 सालों में मैंने मंदिर और मठ जाना बिल्कुल छोड़ ही दिया। जहां भी जाता हूँ, जहां भी मुझे समय मिलता है, उस समय का मैं ज्यादा से ज्यादा यदि सदुपयोग करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस विद्या के मंदिर उधर साउथ है, रामेश्वर, बेंगलोर, कर्नाटका तक भी मैं गया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिलता हो। मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ और आप सभी बच्चों के मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जिंदगी में आपको यदि आगे बढ़ना है तो इस शिक्षा से बढ़कर कोई बहुत बड़ा आपके पास हथियार नहीं है। यदि शिक्षा को आप समझ पाए तो आपका जीवन है वो उज्जवल है, और इस शिक्षा को यदि आप नहीं समझ पाए तो ये मनुष्य जीवन है वो कोई काम का नहीं। मनुष्य जीवन के अंदर यदि सबसे बड़ी कोई ताकत है तो शिक्षा और संस्कार, ये 2 चीजें ही हैं। 2 चीजें ही इंसान को इंसान बनाती है। बाकी पशुओं में अपने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पशु भी देखा जाए नहीं, कई बार उनका भी अपने दिमाग ज्यादा चलता है। विदेशों में जाके कहीं देख लेना, जापान, दक्षिणी कोरिया, इंग्लैंड, पेरिस, लंदन, इटली, उनके कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनका भी दिमाग अपने इंसानों से कई 1000 गुना ज्यादा काम करता है। तो अपने पास प्रकृति ने सबसे ज्यादा यदि कोई ताकत दी है तो ये दिमाग दिया है, ये बुद्धि दी है। इस बुद्धि के बल पर आप उच्च शिक्षा हासिल करके अच्छे संस्कारों के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो इस विद्यालय का, इन गुरुजनों का और आपके माँ बाप का नाम जरूर आप एक दिन रोशन करेंगे। अभी सुबह मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई। हम और प्रिंसिपल साहब साथ में पढ़े हुए एक क्लासमेट ही थे और सुबह मेरी बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि हम एक पिछले 5-6 सालों से एक गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा शिक्षण संस्थान खड़ा कर रहे हैं, लाइब्रेरी, जहां बच्चे कोचिंग ले सके, किताबें पढ़ सके, अध्ययन कर सके। ऐसा हम एक छोटा सा संस्थान शुरू किया था आज से 5 साल पहले। और मात्र कितनी शुरुआत थी? 10 रुपए की शुरुआत। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ या फिर जिन्होंने मेरे को अच्छी तरह से जानते उनको पता है कि मेरी एक मात्र 10 रुपए की शुरुआत, और वो भी किस मात्र पर? सिर्फ सोशल मीडिया के मार्फत। किसी का जन्मदिन होता था तो नोटिफिकेशन आता था फेसबुक पे या किसी का स्टेटस लगा हुआ होता था कि आज जन्मदिन है, तो मैं उनको देता था बधाई, आपके जन्मदिन की बधाई हो और आप बच्चों के मिठाई के लिए 5-10 रुपए भेजिए। तो एक 10 रुपए की शुरुआत, मात्र 10 रुपए की शुरुआत, और आज 2 करोड़ का एक बिल्डिंग बन रही है, 2 करोड़ की लाइब्रेरी बन रही है, मात्र एक 10 रुपए की शुरुआत, और 50 लाख का काम हो चुका है। और अब जल्दी ही इस दिसंबर में या नवंबर एंड या दिसंबर तक है उस लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान का शुभारंभ कर दिया जाएगा। आप जैसे बच्चों के लिए आपने एक संस्थान सुना होगा, बाड़मेर के अंदर एक 50 विलेजर संस्थान चलता है, डॉक्टर भरत जी चारण चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो 10वीं पास करके सरकारी विद्यालयों से जो बच्चे जाते हैं, टैलेंट और जिनका विजन होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, उन बच्चों का एक कंपटीशन द्वारा एक एग्जामिनेशन होता है और एग्जाम पास करके वहाँ बच्चों का सेलेक्ट करते हैं। उन बच्चों को वहाँ डॉक्टर बनाने के लिए बिल्कुल वो निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है और बच्चों को डॉक्टर बनाया जाता है।
उसी विजन के तहत हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी मात्र 10 रुपए की सोशल मीडिया के मार्फत, और मात्र 2 साल के अंदर 50 लाख का हमने काम भी कर दिया है। और अभी लाइब्रेरी है वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। तो दुनिया के अंदर कोई काम है वो मुश्किल नहीं है। सुबह मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो मैंने बताया कि यार आप तो सौभाग्यशाली हो, जहां हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, हमने करीबन पूरा देश सान मारा, जहां जहां हम जाते हैं 100 लोगों के पास बड़ी मुश्किल से जाते हैं, तब जाके 10 लोग हमारे को कोई डोनेशन देता है। और वो भी डोनेशन देता है तो बहुत नाप तोल के देता है। कई सैकड़ों सवाल और जवाब होते हैं, क्या बना रहे तो कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे, कौन बच्चा आएगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उसका मैनेज होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा। और हमारा पूरा डाटा खंगाला जाता है, फिर जाके 100 लोगों के पास जाते हैं, तब बड़ी मुश्किल से 10 लोग हैं, वो 500, 1000 या 2000 या 5000 या 10,000 हमारे को डोनेशन देते। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि आप जिस जगह पे हो वो तो बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली है कि या तो क्यों, मैंने कहा इस मांगता गांव के अंदर यदि आप साउथ एम्स खड़ा हो सकता है, एम्स देखा किसी ने नाम सुना है? हाँ। एम्स खड़ा हो सकता है। यदि इस मांगता गांव के 2-4 लोग यदि शुरुआत कर दी जाए तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बन सकता है इस गांव के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ खड़ा हो सकता है इस गांव के अंदर। इतना बड़ा इस गांव के अंदर खजाना है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है यहाँ, क्या सोना ही सोना निकलता है। लेकिन उस सोने में से अपने को कोई हासिल करने वाली यदि यहाँ से कोई शख्सियत खड़ी हो जाए तो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा या एम्स जैसा यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है। लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? कहाँ जा रहे हैं? अरे बड़ी क्लासों वाले आप तो बता ही सकते हो कहाँ जा रहे हैं वो पैसे सब हैं? अरे कभी गौर तो किया, कभी सोचा है, मंथन किया कभी? कहाँ जा रहे हैं वो पैसे सब? अरे मैं अभी स्टेशनरी दुकान पे गया था, सुबह रात से मेरा प्रयास चल रहा है, रात से मैंने प्लान बनाया कि मुझे बच्चों के बीच जाना, तो मैंने यहाँ स्टेशनरी पेन पेंसिल कॉपी के लिए मैंने प्रयास किया, नहीं मिल पा रही है लोग। और गुटखा बीड़ी और तंबाकू एक शायद बड़ा ट्रक ही ट्रक एक सप्ताह में खाली होता होगा मेरे ख्याल से, पैसे किनके? अपने पैसे आपके। यहाँ से सोना निकल रहा है और कहाँ जा रहे पैसे? कमाने वाले कमा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, और अपन क्या है? गरीब और बर्बाद हो रहे हैं। और आने वाला समय आप 10 साल के बाद देखना, मांगता गांव के अंदर शायद ऐसा कोई परिवार नहीं बसेगा जिस परिवार से बीमार नहीं होंगे। अरे कितना यहाँ से सोना निकल रहा है, कितने ग्रेनाइट पत्थर और इतनी कीमती चीजें निकल रही है, और हम गुटखा और शराब पी के वो ड्रेन से ऐसे पूरा शरीर वो कपकपा रहा है। अरे आने वाला क्या होगा भविष्य आपका? कभी सोचा है आपने? आज आप 1000 रुपए कमा रहे हो और शाम को दिन ढलते ढलते इधर से इधर दिन ढलते ढलते 1000 रुपए से बड़ी मुश्किल से 200 रुपए बचते हैं। और 1000 रुपया कमाया हुआ इंसान शाम को 200 रुपए बड़ी मुश्किल से यदि वो घर लेके जाता, वो भी सही सलामत पहुंचा तो, और बीच रास्ते में लेट गया तो क्या सोच है अपना, क्या विजन है? बनेंगे या कोई बड़ी लीज लेके हम कुछ अमीर बनेंगे, सोचना ही मत, ये तो तब तक खलास हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? क्या विजन है आपके पास, क्या सोच है? कभी सोचा? और मैंने एक सर्वे किया था, आज मेरा जहाँ तक सर्वे है, जहाँ तक मैं घुमा हूँ इस बाड़मेर में, सबसे ज्यादा यदि कहीं गुटखा और तंबाकू बिकता है या शराब बिकती है तो इस गांव के अंदर ही। क्या करेंगे आप? क्या होगा सोच अपना? क्या आपका भविष्य होगा? अरे आने वाली आपकी जनरेशन क्या होगी? आपकी पीढ़ी क्या करेगी? यहाँ कितना बड़ा एक दुर्भाग्य है। और अभी आपके ये प्रिंसिपल साहब यहाँ आने के बाद काफी हद तक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, मैंने देखा है, ग्राउंड लेवल पे देखा, क्योंकि मैं इनके करीब से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और हमेशा मैं इनके स्टेटस और सोशल मीडिया पे छोटी मोटी जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा मैं देखता हूँ। इनके हमेशा विचार है वो कहीं कहीं सामने प्रकट होते हैं, तो बहुत बड़ा हमारा एक मंथन होता है, डिस्कस होता है कि यहाँ आने के बाद इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, कोई आप बच्चों का विजन नहीं,
अरे आप यूथ हो, यूथ, यंग जनरेशन जिसको कहते हैं, जिंदगी का यदि कोई गोल्डन समय है तो वो समय आपका है, गोल्डन समय। इस समय से बढ़ के कोई जिंदगी में गोल्डन समय आ ही नहीं सकता है। सर ने पढ़ाया, कुछ तो इस सिर के ऊपर से होके निकल गया, कुछ इस कान से इस कान की तरफ निकल गया, और घर जाके बस्ते लमेटे और काम फाइनल। 12वीं की, और 12वीं करने के बाद पता ही नहीं इन सड़कों पे और इस खदानों में कहीं मिलोगे। अरे क्या सोचा जाए कि हमें क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है, कब बढ़ेंगे। इस उम्र में यदि आप नहीं सोच सकते तो किस उम्र में आप तय करोगे अपना भविष्य। अरे बड़े बड़े बच्चे 97, 99% आते हैं, और मैं जब इंटरव्यू लेने जाता हूं उन बच्चों का, तो मैं कहता हूं कि आपका क्या विजन है, तो कि सर अभी तो मैंने 12वीं की है, 97% बने हैं, और कॉलेज करता हूं फिर देखता हूं। अब 95% या 97 या 6% वाला स्टूडेंट वो 12वीं करने के बाद ये कहता है कि मैं बीए करने के बाद सोचूंगा। तो क्या सोचेंगे? आपके सोचने का जो वक्त होता है, विजन होता है, वो करीबन आपको 8वीं या 9वीं या 10वीं में तय कर लेना चाहिए कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। मुझे बड़ा ठेकेदार बनना है वाला उनको भी बता दिया जाए तो उनका वो विजन है, वो अपने को साफ नजर आता है कि ये बच्चा आगे जाकर क्या करेगा। और यहाँ से 12वीं करने के बाद जब आप इस गेट से बाहर निकलोगे, आपका विजन तय नहीं होगा कि आप किस जाओगे। जाना आपको जोधपुर है और जा रहे हो अहमदाबाद। ये हालत है हमारी इस ग्रामीण क्षेत्र की है। और माँ साहब तो माँ तो फोड़े फोड़े ढाके रहा था, और कोई होश आप विजन ही नहीं। माँ साहब के पूरा 50% तो अपने माता ऊपर भी नहीं जाए, और जाए क्यों तो है हमेशा आपका बॉडी और माइंड दोनों यहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है क्लासरूम के अंदर, वो बच्चा का देख रहा, वो बच्चा बहुत टैलेंट होता है। लेकिन थोड़े तो कहूंगे, एक दोबारा सावधान बैठना, थोड़ा सावधान। अपना क्या होता है, माँ साहब क्लास में तो पढ़ावे, लेकिन अपने बॉडी रोडे पड़ी है यहाँ, और दिमाग कटे घूमे, कटे सोराया हड़को माथे घूमे, कटे बाजार में घूमे। माँ साहब पढ़ावे कोई समझ में नहीं आवे। हमेशा जब भी आप पढ़े, अपना माइंड और बॉडी दोनों यहाँ प्रेजेंट रखे। मैं 100% आपको कहता हूँ कि आपको 100% जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो बात आपको समझ में आएगी। दूसरी बात, हमेशा तर्क करना सीखे। इस दिमाग के अंदर है दिमाग, इस दिमाग के अंदर तर्क शक्ति और वैज्ञानिक सोच पैदा करें। अरे लकीर के फकीर तो हम खूब बने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता लकीर का फकीर बनने से। इस वैज्ञानिक सोच जब तक पैदा नहीं होगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो बच्चा सर के सामने यदि सवाल जवाब करता है, वो बच्चा 100% टैलेंट होता है और वो टॉप आता है। कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सवाल जवाब करना चाहता है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे क्यों होता है, ऐसे नहीं ऐसे ये कैसे हुआ, इस सवाल का ये ऐसे नहीं उत्तर कैसे आया। जब तक आप सवाल जवाब नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग है ये सोया हुआ है, ये भेजा कोई काम का नहीं है। भेजा ये सिर्फ 2 जून की रोटी खा के शाम को लेट जाना, सुबह उठ के वापिस वही क्रिया करना कोई बड़ा महीना नहीं रखता है। जीव जंतु पशु पक्षी सब करते हैं और अपन भी करते आ रहे हैं। इसीलिए आप हमेशा तर्क शक्ति पैदा कीजिए। दूसरी बात, आप पैसा हमेशा अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। हमेशा अपन क्या करते हैं कि आप लकीर के फकीरी बन के हुए चले। अरे यदि भगवान पत्थरों में नहीं होता है, यदि भगवान कहीं बसता है तो इंसान के अंदर बसता है। जितने भी लोग हुए खुद की परख की, आज उन पे रिसर्च हो रहा है। जिनकी खुद गौतम बुद्ध को देख लेना, जिन्होंने खुद की खोज की, आज दुनिया के अंदर गौतम बुद्ध का नाम है। महावीर को देख लेना, क्राइस्ट को देख लेना, कबीर को देख लेना, सूरदास को देख लेना, रैदास को देख लेना। तमाम जितने भी लोग हुए हैं वो तमाम लोगों ने अपने स्वयं की खोज की। उन्होंने पत्थर नहीं पूजे, और पत्थर पूजने वाले हजारों साल से पत्थर पूजते ही आ रहे हैं। कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यदि कुछ हासिल होगा तो अपने खुद भीतर कितना ज्ञान छिपा हुआ है उस ज्ञान को खोजने का प्रयास करो। अरे दुनिया के अंदर आप भगवान हो, आप खुद भगवान। आपके जैसा करोड़ों वर्ष हो गए, न तो कोई पैदा हुआ है, न अब इस संसार में है, न अब आगे कोई पैदा होगा। ये प्रकृति है ना, कहते हैं ना भगवान, अल्लाह, ईश्वर, खुदा जो भी है वो एक बार मॉडल एक जैसा ही मॉडल बनाता है, दोबारा मॉडल बनाता ही नहीं है वो। ये जितने भी मॉडल आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मॉडल एक बार ही बनाए इस धरती पे, दोबारा कभी मॉडल बनेगा नहीं। तो फिर आप खुद ही भगवान हो, फिर कहाँ खोजते घूम रहे हो। दूसरी बात, नशा पता नहीं करे।
सामाजिक कुरीतियां, जैसे अपने समाज के अंदर अंधविश्वास, पाखंड और मृत्यु बोझ जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अरे कितना दुर्भाग्य है। एक मृत्यु बोझ में 5 लाख रुपए अपन खर्च कर सकते हैं, पर एक बच्चे की फीस भरनी होती है या एक बच्चे का कोई बड़ा बैग या कोई यूनिफॉर्म लानी होती है, नहीं लाते। फिर क्या करते? अरे आपके अभिभावकों की बैठक होती है, माँ साहब मातो फोड़े फोड़े नारे पर आके थोड़े माँ बाप ने लेना जोटे अभिभावक बैठक में, और आप यहाँ 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे में से 50 भी अभिभावक है वो यहाँ नहीं आ पाते। फिर क्या होगा? क्या विजन होगा? और दूसरी बात, आज से एक मैं आपको शपथ दिला रहा हूँ, जो स्वैच्छिक आदमी शपथ लेना चाहे वो ही लेना, बाकी शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है दिखावा के तौर पे। मेरा एक ही प्रयास है कि जिंदगी में बड़े होकर शिक्षा के प्रति दान देना शुरू करें। आप जब भी कोई होली, दीपावली, आपका जन्मदिन, आपके कोई शादी सालगिरह, आपके छोटे कोई भाई भतीजा जिसका कोई बर्थडे हो, जन्मदिन हो, शादी सालगिरह हो, कोई शुभ दिन हो, उस दिन एक आप तय कर लेना आज से कसम खाकर कि मैं 100 रुपए शिक्षा के अंदर दान दूंगा।